This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा कि कैसे इंडिया के अंदर स्ट्रगल हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब क्या कुछ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स हुई थी आज़ादी के लिए। और इस चैप्टर को लिखा है एस.डी. सावंत ने। इस चैप्टर के अंदर जो भी इवेंट्स हैं वो ड्यूरिंग द ईयर 1757 से लेके 1857 के बीच में है। ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये जो स्टार्ट होते हैं, इनकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ से। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स थे। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हीं से ये सारे इवेंट्स की शुरुआत होती है। ये काफ़ी ताकतवर हो गए थे इंडिया के अंदर, और इंडिया के जो भी प्रिंस लोग थे वो सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। इंडिया के जितने भी प्रिंसेस थे जब एक दूसरे से लड़ाई करते थे और उनकी लड़ाई का सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो सोचो क्या करते होंगे, वो लोग ब्रिटिशर्स के पास जाते थे। कितनी मजाक वाली बात है। और ब्रिटिशर्स से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते थे। ब्रिटिशर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कोशिश करते थे कि कैसे ना कैसे करके वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और इंडिया के अंदर और ज़्यादा अपने रूल को स्टैब्लिश कर लें। जो सोशल कंडीशन थी इंडिया की वो भी अच्छी नहीं थी। सोशल ईवल्स सच एज चाइल्ड मैरिज, मतलब उस समय में चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। अनटचेबिलिटी, मतलब ये जो आपने देखा होगा कि जो दलित लोग होते हैं या फिर जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें मंदिर में एंटर करने की परमिशन नहीं थी उस समय, या फिर कुएं से पानी पीने की परमिशन नहीं थी, या अपर कास्ट वाले लोग जो होते थे उनके घर पे जाने की परमिशन नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें उस समय प्रैक्टिस होती थी। सती प्रथा भी प्रैक्टिस होती थी। व्हाट इज़ दिस सती प्रथा? किसी भी एक हस्बैंड और वाइफ है, मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड को जला दिया जाएगा हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। तो वो जो हस्बैंड है उसी के साथ उसकी जिंदा वाइफ को जला दिया जाता था। मतलब कि एक जिंदा औरत को जलाकर मार दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ, और इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉलो होती थी उस समय। जो फार्मर्स थे उनकी भी बहुत बुरी कंडीशन हो रखी थी क्योंकि उन्हें बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे गवर्नमेंट को। अब पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। आगे चैप्टर के अंदर बात हुई है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आखिरकार ये कौन थे? ये थे एक रिफॉर्मर, मतलब कि इन्होंने जो भी हमारी सोसाइटी थी इंडिया की उस समय की उसे बदलने की बहुत कोशिश करी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे नए नए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे कि इंडिया और इंडिया की जितनी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो जाए। जो लॉर्ड मकॉय थे उन्होंने तो यहाँ तक कि एक ऐसा भी बिल लेकर आए जिससे कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग पढ़ाई इंग्लिश में कर पाएँ, मतलब हिंदी के अंदर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो हिंदी ना पढ़ पाए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे? इंडियंस को इंग्लिश पढ़ना क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्लर्क्स की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनके ऑफिस के काम में हेल्प करें। तो इंडियंस को इंग्लिश सिखाकर उनसे ऑफिस के काम में हेल्प ली जा सकती थी। 1856 के अंदर इंडिया फुल्ली ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। इसका मतलब ये है कि फुल्ली ब्रिटिशर्स अब हमारे ऊपर राज कर रहे थे। लेकिन 1857 के बाद से लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं और लोगों ने ब्रिटिश रूल को धीरे धीरे करके हटाने की मांग करी। जो इंडियंस थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा फॉर फ्रीडम अंटिल 1947, जब तक ये फ्रीडम इन्होंने अचीव करी। तो 1947 के अंदर हमने फ्रीडम अचीव करी थी। जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इन्हीं सारे इवेंट से। 1757 से इसकी शुरुआत होती है। इस टाइम पर ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। क्यों स्ट्रॉन्ग थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी सुपीरियर आर्म्स थे और एम्यूनेशंस थे, मतलब गोला बारूद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास थे। अब गोला बारूद या बंदूक ये बोल सकते हो आप, जो उस टाइम पर उनके पास गन्स थी वो काफ़ी अच्छी थी। जो उस टाइम पे उनके पास टैंक्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होने के कारण वो उस समय बहुत पावरफुल थे। साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे उनके पास, मतलब पैसा भी बहुत सारा था। और यहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स से कुछ कम नहीं था। लेकिन जो इंडिया के स्टेट्स थे और यहाँ के प्रिंसेस थे ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनके बीच में यूनिटी नहीं थी, मतलब कि दोस्ती नहीं थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाया करते थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाते थे। कैसे फायदा उठाते थे ये देखो, ये है राजा रेड और ये है राजा येलो। अब रेड वाला राजा और येलो वाला राजा ब्रिटिशर के पास गया, बोलता है कि देखो मुझे रेड वाला राजा नहीं पसंद, येलो वाला राजा बोल रहा है, और रेड वाला राजा बोल रहा है कि मुझे येलो वाला राजा नहीं पसंद। ब्रिटिशर्स इन दोनों को ही समझाते थे कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दोनों लड़ाई करना शुरू कर दो। अब ये दोनों राजा लोग लड़ना शुरू करते थे। अब सोचो क्या होगा, लड़ाई के बाद कोई ना कोई एक राजा जीतेगा। मान लो कि ये रेड वाला राजा जीत गया। अब रेड वाला राजा जीत गया तो इसकी जो आर्मी होगी वो अब थोड़ी वीक होगी क्योंकि अभी अभी तो इस येलो वाले राजा से लड़ाई करी है। तो अब रेड वाले राजा के ऊपर ब्रिटिशर्स अटैक कर देते थे और वहां से भी जीत लेते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलते थे। यही होता है डिवाइड एंड रूल करना, लोगों को, राजाओं को अलग अलग कर देना और फिर उनसे लड़ाई करवाना और फिर उनके ऊपर राज करना। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज करने की कोशिश करी। कुछ ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे। उनमें से एक थे टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी। बहुत सालों तक उनकी जंग ब्रिटिशर्स से चलती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई 1799 में, जब वो 4th एंग्लो मैसूर वॉर लड़ रहे थे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे बताई गई और चीज़ों के बारे में। 1765 से 1836 के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईवल सोशल प्रैक्टिसेस हो रही थी। इनका मतलब क्या था कि अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी, छुआछूत जिसे बोलते हैं हम लोग, कि मान लो कि कोई अगर लो कास्ट का पर्सन है तो वो पानी नहीं पिएगा वेल से, या फिर वो मंदिर में उसे आने की परमिशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। चाइल्ड मैरिजेस होती थी, सती प्रथा फॉलो होती थी। अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस औरत को भी, जिंदा औरत को ही उसके हस्बैंड के, मरे हुए हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को आखिर फॉलो कौन करवाता था? उस समय के रिलीजियस लीडर, मतलब कि उस समय के पंडित, बाबा, ये लोग। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को इन्हीं सब हरकतों की वजह से अपने आप से काफ़ी नीचे स्तर का समझते थे, काफ़ी लो लेवल का समझते थे। इस प्रोसेस के अंदर जो भी इंडियंस थे उनकी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें काफ़ी लो लेवल का समझते थे। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे फार्मर्स से, हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए थे फार्मर्स के ऊपर। और अगर कोई आर्टिशियन है, आर्टिशियन मतलब कि कोई बहुत ही सुंदर आर्ट बनाता है, जैसे कि वास बनाता है, पॉट बनाता है, ड्राइंग बनाता है, उस आर्टिशियन का अंगूठा भी काट देते थे, जिससे कि वो और सुंदर सुंदर ड्राइंग्स, आर्ट्स ना बना पाए। इंग्लैंड के अंदर जो भी चीज़ें थी वो टैक्स फ्री थी, इंपोर्ट जो भी था इंग्लैंड से वो टैक्स फ्री था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा पा रहे थे और अमीर होते जा रहे थे। इस चीज़ का सिंपल मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ऐसी टेक्निक लगा रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। 1772 से 1833 तक राजा राम मोहन रॉय ने अपने बहुत सारे एफर्ट लगाना शुरू करे, जिससे कि वो इंडियन सोसाइटी को बदल सकें। उन्होंने ब्रह्मो समाज का सेटअप करा, स्टेब्लिश करा ब्रह्मो समाज को। अब ये ब्रह्मो समाज क्या था? ब्रह्मो समाज कुछ ऐसे रिलीजियस आइडियाज़ को बताता था और सिखाता था जिसके अंदर इन सब चीज़ों को गलत माना जाता था, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, जो ये अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम था, इन सबको गलत माना जाता था। तो इस चीज़ को उन्होंने और ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रमोट करने की कोशिश करी। और कैसे प्रमोट करा? तब फेसबुक तो था नहीं, इंस्टाग्राम तो था नहीं, या यूट्यूब तो था नहीं अपनी बातें बोलने के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट करा न्यूज़पेपर का, और न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने बताया कि सती प्रथा गलत है, पॉलीगैमी गलत है, चाइल्ड मैरिज गलत है, कास्ट सिस्टम गलत है। और इन सब के अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करा इन सब चीज़ों को ख़त्म कराने में। इनफैक्ट सती प्रथा तो राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही ख़त्म हुई थी। 1818 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक ऐसा रेगुलेशन लेकर आए जिसके अकॉर्डिंग
इंडिया का कोई भी पर्सन जेल के अंदर भेज दिया जाएगा विदाउट इवन गेटिंग अ चांस टू अपीयर इन कोर्ट। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप कोई भी क्राइम करते हो, अब मान लो आप बेकसूर हो, आपने वो क्राइम नहीं करा, फिर भी आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो ये चीज़ तो गलत है। तो आप क्या करते हो, आप कोर्ट के पास जाते हो, जज के पास जाते हो, उन्हें बोलते हो कि जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मुझे जेल से निकाल दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ इंडियंस से छीन ली। ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखो कोई भी इंडियन डायरेक्टली जेल में हम लोग भेज देंगे किसी भी इंडियन को, और उसको चांस भी नहीं मिलेगा कि वो कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके, ये बोल सके कि देखो मैं बेगुनाह हूँ। इस वजह से जो इंडियंस थे वो और ज़्यादा ओप्रेस होते जा रहे थे, मतलब कि इंडियंस को और ज़्यादा दबाया जा रहा था। 1829 तक जो वैल्यू थी ब्रिटिश एक्सपोर्ट की वो वर्थ थी 7 करोड़ रुपीस। वाइल द इंडियन इंडस्ट्रीज वर रूनिंग द ब्रिटिश वर प्रॉस्परिंग, मतलब कि जब इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी, वो तबाह हो रही थी, और इसी समय पे जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। ये सब तो ब्रिटिशर्स कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स नहीं रुके। उन्होंने क्लर्क्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, मतलब कि इंडिया के अंदर लोगों को इंग्लिश पढ़ाकर क्लर्क्स को रेडी करा, जिससे कि वो उनसे काम करा सके अपने ऑफिसेस के अंदर। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे ये भूल चुके थे कि इंडियन लोग भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं। जब इंडियंस ने इंग्लिश में पढ़ना शुरू करा तो वो लोग भी काफ़ी स्मार्ट हो गए, और उन्होंने भी डिसाइड करा कि जो ये ब्रिटिश राज है इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जो ये जुल्म ढा रहे हैं इन्हें हमें ख़त्म करना चाहिए। तो ये फ़ायदा हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के ऊपर हमसे काम कराने के लिए इंग्लिश सिखाने की कोशिश करी थी वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। 1856 के अंदर इंडिया जो था वो फुल्ली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। जो सप्रेशन था वो सबसे ज़्यादा पीक पर था, मतलब लोगों को बहुत दबाया जा रहा था। जब लोगों की कोई मिस्टेक नहीं होती थी फिर भी उनको पनिशमेंट मिलती थी, जिसकी वजह से जंग शुरू हुई, रिवोल्ट शुरू हुआ। 1855 के अंदर संथल्स जो थे उन्होंने रिबेल करा और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया, साथ में उनके सर्वेंट्स को भी। 1857 के अंदर जो फर्स्ट सिपाही म्यूटनी हुई थी वहाँ पर शुरुआत हुई थी विद द एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे। जब मंगल पांडे जी को मारा गया था तब उसी के साथ बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला बोल दिया। जो सिपाही थे वो क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दिल्ली के अंदर ही एक तरीके से ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर था। बोलते हैं कि चलो दिल्ली चलते हैं हम लोग, और इसके फेवर में बहादुर शाह जफर थे और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब सब लोग अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। लोग एक दूसरे को रोटियां बांट रहे थे, चपातीस बांट रहे थे, जिस पे ये मैसेज लिखा हुआ था कि हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग इन ब्रिटिशर्स से बच सकते हैं। एक लोटस फ्लावर भी डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था अमंग द इंडियन सोल्जर्स। इस समय पे बहुत सारे रूलर थे, जैसे कि हज़रत महल ऑफ लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, तात्या टोपे एंड पेशवा नाना साहब ऑफ मराठा एम्पायर एंड कुंवर सिंह ऑफ बिहार। इन सारे बड़े बड़े रूलर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू करी और इस रिवॉल्ट के अंदर सारे इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। यहीं से हमारा जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था वो शुरू होता है। तो हमारा चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंगली ये चैप्टर समझ में आया हो। थोड़ा हिस्ट्री जैसा चैप्टर था लेकिन हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। इस चैप्टर के अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, सैम्पल पेपर क्या होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे सैम्पल पेपर में। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, जिन नोट्स से अभी अभी हमने पढ़ाई करी है, ये नोट्स चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको क्या बनना है, मेंबर बनना है। अच्छा, मेंबर बनने के और भी बेनिफिट है, आपको शाउट आउट मिलने वाला है वीडियो के एंड में, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मन्नू से ज्ञान लेते रहो।